one thing that is very important before what I teach the class is I tell the students कि क्वेश्चन आता कैसे है इसकी और क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ये बड़ा जरूरी है कि आप तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये समझाएं कि क्वेश्चन कैसे आता है और अगर क्वेश्चन आ गया है तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करें। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर वो 3 से 4 अगर आप पास पेपर्स निकालें कोई 1985 से ऑनवर्ड्स अभी तक पास पेपर अवेलेबल हैं आपके पास, उसके ऊपर आप यूनाइटेड नेशंस पर क्वेश्चन निकालें तो वो आपसे कुछ चंद जो डोमेन्स पूछता है वो पूछता है आपसे वर्किंग ऑफ यूएन पे, वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस पे बात करते हैं। वो स्पेसिफिकली या जनरल असेंबली पे पूछता है या सिक्योरिटी काउंसिल पे पूछता है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्किंग एज अ होल क्या है उस पे बात करता है। एग्जामिनर नंबर 3 वो आपसे पॉसिबल रिफॉर्म्स इन यूएन पे बात करता है। नंबर 4 रिफॉर्म्स के अलावा वो आपसे सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ यूएन पे बात करते हैं। ये तकरीबन कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हमें घूम फिर के तकरीबन ये चीजें नजर आती हैं कि वर्किंग कैसे होती है यूनाइटेड नेशंस की, उसके ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, उसके ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनकी वर्किंग कैसे होती है, इनकी पावर्स कैसे होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं और रिफॉर्म्स क्या आप सजेस्ट करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनकी वर्किंग को बेहतर करने के लिए, और सक्सेस और फेलियर्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के जो पास तकरीबन कोई 70 ऑड ईयर्स के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी सक्सेस एंड फेलियर्स और वो कौन कौन से फेलियर्स पॉसिबल हैं और वो कैसे कर हो सकते थे और यूनाइटेड नेशंस ने उनको ओवरकम करने के लिए अल्टीमेटली क्या किया। इन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कोशिश करें क्योंकि कश्मीर का इशू भी चल रहा है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस, तो वील डिस्कस कश्मीर एज वेल एज फार एज यूनाइटेड नेशंस कंसर्न, बट वरना स्पेसिफिक क्लास तो होगी कश्मीर इशू के ऊपर क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट्स राइट नाउ और पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस चीज़ के ऊपर। वो किसी भी सिनेरियो से पूछ सकता है, थ्रू द वर्किंग ऑफ यूएन बात कर सकता है, हाउ कश्मीर इज अ डिस्प्यूट पे बात कर सकता है, पॉसिबल वेज फॉर पाकिस्तान पे बात कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस यूनाइटेड नेशंस में कैसे जाएगा, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसको एक सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कश्मीर के ऊपर। बट इन दिस लेक्चर विल जस्ट फोकस ऑन यूनाइटेड नेशंस और उसकी वर्किंग के ऊपर, उन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर। क्लियर? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल आपके ज़हन के अंदर हो स्टार्ट करने से पहले तो हम उनसे पूछ लें, उसके बाद विल स्टार्ट। एनी क्वेश्चंस, कंसर्न्स? नो? लेट अस स्टार्ट जी। शुरू की ना एक छोटी सी कहानी है रिगार्डिंग दी यूनाइटेड नेशंस, वो जरा आपने सुननी है और उसमें से जो आपको पॉइंटर इंपॉर्टेंट लगे आपने उसको लिख लें। यूनाइटेड नेशंस बनी क्यों थी इसको समझने बड़ा जरूरी है। अब क्या कर रही है ये बात का इशू, what led to the formation of UN, this is something that is very important, right? And understand this something. हमेशा से तारीख इंसानियत में कोई ना कोई एक पावर, कोई ना कोई एक स्टेट या कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रही है जिसने पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी को इफेक्ट किया। हमेशा से जब ग्रीक्स रूल करते थे तो ग्रीक फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती थी। जब रोमन्स रूल किया करते थे तो रोमन फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती थी। जब साइरस द ग्रेट का एम्पायर हमारे पास आता है तो साइरस द ग्रेट इफेक्ट करता था पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि उसकी पावर बहुत बड़ी थी। तो हमेशा से एक ना एक पावर तारीख में हमेशा ऐसी जरूर रही है कि जिसने इन पूरी कायनात की पूरी जो आपके पास जमीन है उसकी फॉरेन पॉलिसी को, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी को और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को इफेक्ट किया, राइट? जब मुस्लिम्स रूल करते थे तो मुस्लिम फॉरेन पॉलिसी, मुस्लिम फाइनेंशियल पॉलिसी के इर्द गिर्द पूरी दुनिया मूव करती थी, क्योंकि मुसलमान हब हुआ करते थे इकोनॉमी का और उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। और जब ये आपके पास हिंदूज आ गए या क्रिश्चियंस आ गए तो ये सेम हमेशा से कोई ना कोई एक पावर जरूर रही है। अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ यू आर इन 1870s। इस वक्त जो पावर दुनिया पे रूल कर रही है उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसी पावर है जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्ट्रांग है, और उसके अंदर जो रूलर्स हैं जो उनको रूल कर रहे हैं वो भी केपेबल इनफ हैं कि वो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी को इफेक्ट कर सकते हैं। रूल कौन कर रहा है? ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क
इस वक्त है जर्मनी के अंदर और जो उसको रूल कर रहा है उस टाइम, और ये वो बंदा है कि जिसने सबसे पहले यूरोप के अंदर जो आपके पास अलायंसेस का कॉन्सेप्ट बना था, अलायंस बनाने का, वो ऑटोमन बिस्मार्क ने स्टार्ट किया। 1870s के अंदर एक बहुत मशहूर अलायंस हुआ, जिस अलायंस को कहते हैं थ्री एम्परर्स अंडरस्टैंडिंग। थ्री एम्परर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और रशिया। इन तीनों के एम्परर्स ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की, आपस में एक एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी था। इसको सुनने का बड़ा जरूरी है इसको सुनना। एग्रीमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी था। वो क्या एग्रीमेंट था कि अगर हम तीनों में से कोई दो स्टेट्स आपस में लड़ पड़े तो तीसरी स्टेट न्यूट्रल रहेगी। अगर हम तीनों में से कोई दो स्टेट्स आपस में लड़ पड़े तो तीसरी स्टेट न्यूट्रल रहेगी, या बाहर से किसी एक स्टेट ने अटैक कर दिया हम तीनों में से किसी एक के ऊपर, तो बाकी दो न्यूट्रल रहेंगी। This treaty of neutrality was signed in 1870s by three emperors of Germany, Austro-Hungarian Empire and Russia. ये ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंदर। पहले ये इकट्ठा था, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर इसको कहते थे। इट वाज अ वेरी फनी सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि एक जो ऑटोमन एम्पायर थी ना, ऑटोमन एम्पायर पे रूल करने के लिए ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर और रशियन एम्पायर दोनों ऑटोमन एम्पायर को रूल करना चाहते थे। उनके दरमियान टसल चल रही थी ऑटोमन एम्पायर को रूल करने के लिए रशियन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के दरमियान। अब अगर रशिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की लड़ाई हो जाए ऑटोमन एम्पायर की वजह से, तो जर्मनी को इस ट्रीटी के मुताबिक न्यूट्रल रहना था। लेकिन मसला क्या हुआ, 1878 में जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने आपस में एक सीक्रेट अलायंस किया, और उस सीक्रेट अलायंस में उन्होंने यह फैसला किया कि अगर हम दोनों में से किसी एक स्टेट पर अटैक हुआ तो दूसरी स्टेट उसका साथ देगी। यह सीक्रेट अलायंस सिर्फ जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के दरमियान हुआ कि अगर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में से किसी एक पर अटैक किया किसी दूसरी स्टेट ने, तो वो दूसरी उसका साथ देगी। तो एग्रीमेंट क्या हुआ कि न्यूट्रलिटी की ट्रीटी के मुताबिक अगर रशिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की लड़ाई होती ऑटोमन पर, तो जर्मनी न्यूट्रल रहता। लेकिन क्योंकि अब ये सीक्रेट अलायंस हो गया है, तो रशिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की लड़ाई की वजह से जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का साथ देना। व्हेन रशिया अपना came to know about this secret alliance, Russia withdrew from the three emperors understanding. Historians say that was the start of the First World War. क्यों? क्योंकि इसके बाद जो अलायंसेस बने, अलायंसेस led Europe to the First World War. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अलायंसेस मूव ऑन होते गए, और पूरे का पूरा यूरोप जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर गया। अब हमारे पास दो अलायंसेस बन गए हुए हैं इस वक्त। एक हमारे पास जर्मनी प्लस ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, और दूसरी तरफ हमारे पास अकेला रशिया जो है वो मौजूद है। राइट? दुनिया के अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को अंडरस्टैंड करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त होता है। जो जर्मनी का इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई है वो फ्रांस के साथ है, और उस इलाके का नाम था जिसकी जुरिस्डिक्शन पर लड़ाई थी, उसका नाम था अल्साशे एंड लॉरेन। अल्साशे एंड लॉरेन वो इलाका है जिसके ऊपर जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं उसकी जुरिस्डिक्शन के लिए। क्योंकि जर्मनी यहां पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ है, रशिया एडेड फ्रांस इनटू द अलायंस। अब रशिया और फ्रांस की अलायंस हो गया क्योंकि फ्रांस का जर्मनी से मसला था, और जर्मनी क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ था, तो रशिया अकेला था, तो उसको कोई और स्टेट चाहिए थी ऐड करने के लिए अपने साथ एक अलायंस बनाने के लिए। आगे इसको चलते हैं। अगर आपने थोड़ी सी यूएस हिस्ट्री पढ़ी है या अभी पढ़नी है या पढ़ रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि 1830s के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक डॉक्ट्राइन दिया जिसको मुनरो डॉक्ट्राइन कहते थे। मुनरो डॉक्ट्राइन था जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से था, वो अलूफनेस फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप से था कि जी हम यूरोप की पॉलिटिक्स के अंदर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनलेस एंड अनटिल वो हमें एंटर करें या टारगेट करें किसी चीज से, तो तब तक हमें कोई परवाह नहीं है यूरोप की पॉलिटिक्स से। इसी तरह का एक सेम जो डॉक्ट्राइन था वो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी था, यूके की तरफ से। क्यों? यूके कहता था कि मुझे यूरोप की पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेट मेरी नेवल सुपरमेसी को टारगेट करे। अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेट यूरोप में से मेरी नेवल सुपरमेसी को टारगेट करे या चैलेंज करे, मुझे यूरोप की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। If someone asks you a single question, how come United Kingdom was able to rule half of the world? The single most answer is they had the world's strongest naval power.
दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवल पावर जो थी वो यूके के पास थी, और वो यूके उस नेवल पावर की वजह से ही आधी दुनिया पर रूल करता था, क्योंकि उसकी नेवी को काउंटर करने के लिए उस टाइम पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं थी। अगर हमारे पास नेवी होती तो हम शायद इंडिया के आने से पहले उनको काउंटर कर लेते ऑन द सी, लेकिन जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आए तब तक हम उनको काउंटर नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास नेवी नहीं थी। तो यही वही अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली यूरोप का और यूके का आपस में ये मसला, उन्होंने कहा जब तक अनलेस एंड अनटिल अ स्टेट इज नॉट काउंटरिंग माय नेवल सुपरमेसी, मुझे यूरोप की पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी नहीं। रशिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। रशिया मेड यूनाइटेड किंगडम अंडरस्टैंड that Germany is posing threat to the naval supremacy of United Kingdom. This led United Kingdom enter into the alliance. अब हमारे पास यहां पर रशिया फ्रांस के साथ यूके भी ऐड हो गया, क्योंकि यहां पे तीसरी स्टेट ऐड हो गई है। जर्मनी और ऑस्ट्रो-हंगेरी एम्पायर ने आपस में अपने साथ इटली को ऐड कर दिया। अब यही वो इटालियन मुसोलिनी था और यही वो जर्मन हिटलर था जिसकी फासिस्ट रजीम्स आपस में मिली फिर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और अगर आप इसी अलायंस को देखें तो यही अलायंस आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज नजर आते हैं और यही आपको एक्सेस नजर आते हैं। यही वो एक्सेस थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे, और यही वो एलाइज थे जो इस वक्त 3 नजर आ रहे हैं, एंड इट रीच अप टू 50 बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये 3 से 50 तक पहुंच गए, ये जो 3 आपको स्टेट्स नजर आ रही हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, एंड एलाइज वन दैट वॉर। और ये एक्सेस स्टेट्स हैं जिसके बाद एंड पर ऑटोमन एम्पायर भी ऐड हो गया, ऑटोमन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये डिवाइड हो गए। अब सूरत हाल क्या है कि आपके पास एक वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, और वर्ल्ड वॉर होने के बाद आपके पास सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, आपके पास जो है वो अल्साशिया एंड लॉरेंज जैसे आपके पास टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं, आपके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी डेवलप हो रहे हैं, आपके पास जो है आपस में अलायंसेस भी बनना शुरू हो रहे हैं। इस टाइम यूरोप को या पूरी दुनिया को एक इंस्टीट्यूशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन बनी लीग ऑफ नेशंस। ये बनी 1919 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल लिखा तो वर्साइल्स जाता है, इसको पढ़ा वर्साइल आता है। आपकी मर्जी इसको वर्साइल्स पढ़ने या वर्साइल पढ़ लें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना मल्टीनेशनल को मल्टाई नेशनल भी पढ़ते हैं, एंटायर पाकिस्तानी होते हैं ना कुछ लोग। सर हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे वर्ल्ड कप के, तो आप अगर मल्टाई नेशनल वाले हैं तो आप मल्टाई वर्साइल पढ़ लें, अगर आप मल्टी नेशनल वाले हैं तो वर्साइल। सर इटली कैसे आया कैसे आया? इटली कैसे ज्वाइन किया? फाशिस्ट रेजिम्स ना, जर्मनी फाशिस्ट, इटालियन फाशिस्ट, मुसोलिनी इंस्पायर्ड नहीं हुआ था इटली के उससे क्या? हिटलर इंस्पायर्ड नहीं हुआ था Even though inspired, अब ये ज़्यादा स्टोरी है कि Germany was inspired by Italy और Italy was inspired by Germany. Then now that is not topic basically. The argument is उनका alliance हुआ है आपस में, alliance में हम पहुंच रहे हैं। वो एक अलग स्टोरी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वी आर लीडिंग टू यूएन बेसिकली, हम यूएन तक पहुंचना चाह रहे हैं सारे सिनेरियो के अंदर। इटालियन और आपके पास जो जर्मनी अलायंस बना ही आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था, और यही पर आगे आपके पास फाशिस्ट रेजिम्स जो आगे जो है वो लीड ऑन पे आगे आ सकती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल है जी, लीग ऑफ नेशंस बन गया आपके पास। इस लीग ऑफ नेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद था टू स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, टू स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशंस ने जितने मर्जी अच्छे काम किए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस था उनका was to stop the world from the second world war, and it happened. That is why League of Nations failed. लोग आर्ग्यू करते हैं लीग ऑफ नेशंस ने बड़े काम किए, मैं मानता हूं लीग ऑफ नेशंस ने बड़े काम किए, एक आपको प्लेटफॉर्म मिला पहली दफा, तमाम लोगों को तमाम कंट्रीज को प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन जो मेन मकसद है उसका, जिसकी वजह से वो बनाई गई, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस आपके पास फेल हो गया। लीग ऑफ नेशंस जब आपके पास फेल हुई, यू वेंट ऑन टू 1939 टू 1945, आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। Second World War from 1939 to 1945, historians say around 40 million people died in the First World War. First World War. 40 million. And around 60 to 80 million people died in the Second World War. 40 million, around 40 million people died in the First World War, 60 to 80. ये आर्गुमेंट डेवलप करना जरूरी इसलिए है ताकि आपको अंदाजा हो कि what led to the formation of UN. What is going on in the world right now? You needed a platform जो बचा सके ये 60 to 80 मिलियन जो आपके पास लोग हैं, उनको बचा सके अल्टीमेटली आगे।
आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और लीग ऑफ नेशंस आपकी ऑलरेडी फेल हो चुकी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके पास होती है 1939 टू 1945। फ्रॉम 1939 टू 1941 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा 1939 से 1941 तक नहीं था। इट became part of the Second World War on the 7th of September 1941 when Japan attacked on the Pearl Harbor. Pearl Harbor. सितंबर के अंदर आपके पास ये सारे का सारा प्रोसेस शुरू होता है और अल्टीमेटली आपके पास जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 1941 के एंड पे या 1942 के शुरू के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। ये स्टार्ट आपके पास 1941 तक रहता है, सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं सारे मसले और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर खुद दिसंबर, कुछ जगह लिखा जाता है दिसंबर का एंड या कुछ जनवरी के शुरू के अंदर, कोई तारीख एक स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास कि कौन सी एग्जैक्टली डेट थी जिसमें वो एंटर हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। इस सारे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइम आपके पास यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। Roosevelt is the only president in the history of United States of America who was elected 4 times. ये 4 दफा प्रेसिडेंट बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये क्यों जरूरी है FDR? क्योंकि the word United Nations was coined by FDR. FDR coined the word United Nations 1942 के अंदर। जो UN का ओवरऑल एक वर्ड है उसको कॉइन किया था FDR. And FDR was the person who was behind that entire जो है वो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। याद समय लगी आपको 42 के अंदर आ गए आपके पास अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक मीटिंग स्टार्ट होती है। उस मीटिंग का मेन एजेंडा है फाइनलाइजेशन ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फाइनलाइजेशन ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो अल्टीमेटली साइन होता है 26 ऑफ जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। द चार्टर ऑफ यूएन वाज साइंड ऑन द 26th of June 1945 in San Francisco and the UN was formed on the 24th of October 1945। UN बना 24th of October को है, चार्टर साइन हुआ था 26th of June को। ये सवाल एक दफा आपके एमसीक्यू में भी आया था कि when was the charter signed। लोगों को शायद ये तारीख ज्यादा याद थी क्योंकि यूएन बना था इस तारीख को। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उन्होंने ये ऑप्शन जो चूज किया, लेकिन चार्टर्स पहले ही साइन हो चुका था 26 ऑफ जून को। यूएन की फॉर्मेशन हुई है 24 ऑफ अक्टूबर। सवाल अब इसके अंदर क्या है? सवाल ये है चार्टर कहां साइन हुआ? सैन फ्रांसिस्को, दोनों चीजें सैन फ्रांसिस्को में, फॉर्मेशन भी सैन फ्रांसिस्को, चार्टर भी सैन फ्रांसिस्को। सवाल ये है कि अगर चार्टर साइन हो गया था 26 ऑफ जून को तो यूएन की फॉर्मेशन के दरमियान 3 से 4 महीने का टाइम क्यों था? अब इसका ये जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंड करवाता है आपको यूएन की वर्किंग बड़ी जरूरी है। अब यहां पर हिस्टोरियंस डिवाइड है थोड़े से, कुछ प्रो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, कुछ प्रो ईस्टर्न हिस्टोरियंस हैं। जो प्रो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, जो यूएस वाली साइड के हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है अगस्त 1945 में, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ मसले थे जो जिनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, तो जिनको ओवरकम करने के लिए 3 से 4 महीने का जो है ना दरमियान में हमारे पास टाइम आ गया इसकी और फॉर्मेशन ऑफ चार्टर साइन करने के दरमियान। जो प्रो ईस्टर्न साइड के हिस्टोरियंस हैं वो जो आर्गुमेंट देते हैं ना, उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। यूएन का जो चार्टर है ना, उसका आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4, यूएन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 ये कहता है कि एक स्टेट किसी स्टेट के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकती। अ स्टेट कैन नॉट यूज फोर्स और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी अदर स्टेट। मतलब अगर कोई स्टेट किसी को थ्रेट भी करे कि मैं आपके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करूंगा, कोई स्टेट कहे या फोर्स इस्तेमाल कर दे, तो वो वायलेशन होगी आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 की। इसके मुताबिक आफ्टर 1945 जो भी वॉर्स होती हैं वो इलीगल है, क्योंकि आपके पास लिखा जा चुका है कि 2 पैराग्राफ 4 के मुताबिक आप यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकते। अब इस बेसिस पर प्रो ईस्टर्न हिस्टोरियंस अपने आर्गुमेंट को डेवलप करते हैं। वो कहते हैं कि अगर यूएन की फॉर्मेशन हो जाती इस तारीख को, तो 6 और 9 अगस्त को जो न्यूक्लियर वेपन्स अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो ना हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 के मुताबिक आप फोर्स इस्तेमाल ना कर पाते। दिस वाज समथिंग दैट वाज टोल्ड बाय द प्रो ईस्टर्न हिस्टोरियंस।
और जो इधर वाले इंडियन साइड के ऊपर या रशियन साइड के जो लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि ये दरमियान में टाइम दिया ही इसलिए गया क्योंकि दे ऑलरेडी डिसाइडेड टू अटैक जापान थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, और क्योंकि अगर यूएन बन जाता, प्रॉपर फॉर्मेशन उसकी हो जाती, तो वो अटैक ना हो सकता लीगली तौर पर। तो अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि तब रूल कोई भी नहीं था फोर्स इस्तेमाल ना करने का, तो उनके पास उन्होंने अपने दरमियान एक विंडो रखी जिसके अंदर उन्होंने अटैक किया और इस सारे का सारा प्रोसेस। तो इसमें थोड़ी डिस्पैरिटी है। अब इसमें मैं भी नहीं कुछ कह सकता कि इसमें प्रो ईस्टर्न हिस्टोरियंस ठीक कह रहे हैं या प्रो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ठीक कह रहे हैं, बट देयर इज अ डिस्पैरिटी, और आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्पैरिटी अल्टीमेटली क्या है। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। राइट नाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। क्लियर है? ये तो थोड़ी हिस्ट्री है। अब आप लिख दें, अगर हेडिंग डाल दें अपने पास, द रीजंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जरा उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं कौन कौन सी रीजंस। एम्स लिखने बल्कि रीजंस की जगह आप लिखें एम्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। Number 1, to maintain international peace and security. To maintain international peace and security. Number 2, maintain international peace and security. Number 2, peaceful or amicable settlement of international disputes. Peaceful or amicable settlement of international disputes. Point number 3, to develop international friendly relations among the nations. To develop international friendly relations among the nations. Number 4, to cooperate. Number 4, to cooperate in solving international economic, social, cultural and humanitarian problems. International economic, social, cultural and humanitarian problems. And last one, to save the world from the Third World War. To save the world from the Third World War. ये बेसिक एम्स हैं आपके फॉर्मेशन के, क्योंकि अब आप देखते हैं कि जहां पे आपके पास सारे के सारे प्रोसेस, फ्रेंडली रिलेशंस भी नहीं चल रहे, आपस में जंग चल रही है। दूसरे नंबर पे क्या चल रहा है, आपके पास सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास अदालतें भी नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इवन दो आपके पास लीग ऑफ नेशंस की भी एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी, लेकिन वो उतनी ज्यादा काम नहीं कर रही थी जितनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने काम किया। तो प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस भी था, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी था, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन जो आपके प्रॉब्लम्स थे उनको डील करने के लिए भी था, और सबसे इंपॉर्टेंट, टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। एंड दीज वर बेसिकली द एम्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिनकी बेसिस के ऊपर यूनाइटेड नेशंस आज भी यहां पर मौजूद। क्लियर? यहां तक समझ लगी एम्स के ऊपर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं जी। देयर आर 6 बेसिक ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये जो 6 है ना, ये इनके ऑर्गन है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई उनकी कोई बॉडीज आपके जहन के अंदर आती हैं, वो उनकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो इन ऑर्गन्स के अंडर काम करती हैं। ये 6 बेसिक ऑर्गन है, बाकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है। नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 द सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 4 इकोनॉमिक and social council, ECOSOC, economic and social council. Number 5 trusteeship council, number 5 trusteeship council, and number 6 is secretariat. पंजाब सेक्रेटेरिएट है ये सारा। आपके पास जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और सेक्रेटेरिएट। ये इसके 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं
इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई बात आती है, सब WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वो इनकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो इनके अंडर काम करती हैं इन मेन ऑर्गन्स के, राइट? ये तो उनके पास 6 ऑर्गन्स है जी। इसी तरह इनके जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 फ्रेंच, Number 3 Russian, number 4 Chinese, number 5 Spanish, and number 6 Arabic. ये आपके पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश और अरेबिक। ये जो ऊपर वाली 2 लैंग्वेजेस है ना, इंग्लिश और फ्रेंच, ये इनकी वर्किंग लैंग्वेजेस भी हैं, वर्किंग लैंग्वेजेस। आपका जो यूनाइटेड नेशंस का जो ओवरऑल जो रेजोल्यूशंस पास होती हैं वो या इंग्लिश में पास हो सकती हैं या फ्रेंच में पास हो सकती हैं, इसके अलावा किसी लैंग्वेज में पास नहीं होती। जो उनकी वर्किंग हो रही होती है वो इंग्लिश में होती है, फ्रेंच में। चलिए मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप पिछले दिनों अगर आपने देखा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो जनरल असेंबली में स्पीच की, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली वाज स्पीकिंग फ्रेंच। क्यों? क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों इनकी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। जिस तरह आपकी वर्किंग लैंग्वेज जो है राइट नाउ आपके पास डिफरेंट है, नेशनल लैंग्वेज आपकी डिफरेंट है। आपकी दावतों के अंदर कभी अंग्रेजी में भी काम हो रहा होता है, कभी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी काम हो रहा होता है। वर्किंग लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाती हैं और नेशनल लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होती है। तो सेम ये की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बाकी जो 2 हैं वो इनकी ऊपर वाली वर्किंग लैंग्वेजेस भी हैं, ऑफिशियल भी हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपनी स्पीच सिर्फ इन 6 लैंग्वेजेस में कर सकते हो। आप जिसमें मर्जी करो स्पीच, आपकी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन इन 6 में हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तब भी 5 में ट्रांसलेशन होगी, अगर आप अरेबिक में बात कर रहे हो फिर 5 में। इन 5-6 के अलावा किसी जुबान में स्पीच कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली 6 में ट्रांसलेट हो जाती है। तो ये इनकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 2 इनकी ऊपर वाली वर्किंग लैंग्वेजेस हैं और ये इनके 6 ऑर्गन्स हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी पावर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। क्लियर हो गया? कोई मसला, कोई परेशानी नहीं? लेट्स लेट अस स्टार्ट विद जनरल असेंबली। जी जी, लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस में मेन डिफरेंस क्या होता है, क्यों फेल हुई? क्या मेन डिफरेंस क्या होता है, क्यों फेल हुई? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलिए मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। ए, जो वर्किंग ऑफ लीग ऑफ नेशंस थी ना वो बहुत डिफरेंट थी यूनाइटेड नेशन से। इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। लीग ऑफ नेशंस में तकरीबन हर स्टेट के पास वीटो पावर हुआ करती थी। जब आप हर स्टेट के पास वीटो पावर मौजूद कर देते हैं तो फिर होता क्या है कि आप फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स नहीं कर सकते। हर एक स्टेट का कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो उसके वजह ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर आपके पास आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। यूएस खुद लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा नहीं था। इवन दो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि लीग ऑफ नेशंस का आइडिया दिया भी यूएस ने खुद था। President Woodrow Wilson of United States gave the idea of League of Nations, but USA itself was not part of League of Nations. Even though आइडिया देने के बावजूद भी। उसके 2 वजह। एक वजह, लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को, एग्रीमेंट को, कन्वेंशन को, डिक्लेरेशन को, अकॉर्ड को, पैक्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, किसी को भी साइन कर लेते हो, तो जब तक आप उसे रेटिफाई नहीं करते तब तक वो लीगली बाउंड नहीं होती आपके ऊपर। सिर्फ साइन करने से आप उसको अबाइड बाय नहीं करते लीगली तौर पे, जब तक आप उसको रेटिफाई नहीं करते। अब रेटिफाई क्या करता है? रेटिफाई कभी कभार पार्लियामेंट भी कर देती है और कभी कभार आपकी जो है वो जो कैबिनेट होती है वो भी कर देती है। कोई भी कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान में वो कैबिनेट है, कैबिनेट अप्रूव करती है, रेटिफाई करती है आपके सारे के सारे जो ट्रीटीज इंटरनेशनल आप करके आते हैं। तो जो लीग ऑफ नेशंस का आइडिया था ना, वो कांग्रेस और सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया था। That is why USA was not part of League of Nations. और जब आप इतनी बड़ी पावर लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं है तो इटसेल्फ आपको खुद ही समझ लग जाए कि उसमें कोई ना कोई फ्लॉ ऐसा था जिसकी वजह से अल्टीमेटली इतनी बड़ी सुपर पावर वहां से, और वो भी विक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो भी हिस्सा नहीं थी आपके पास उसके अंदर। तो फिर दिस लेड टू द अदर स्टेट्स मूव आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस कि भाई अगर एक स्टेट इतनी बड़ी जो है इसको अबाइड बाय नहीं कर रही तो हम क्यों अबाइड बाय करें उसको। तो ये तो चंद 2-3 चीजें जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके अलावा बहुत प्रॉब्लम्स हैं लीग ऑफ नेशंस के अंदर। अल्टीमेटली इसीलिए तो 10-12 साल में फेल हो गई थी। इट डिडंट वर्क। 1933 के अंदर पहली स्टेट ऑफिशियली निकल गई थी वहां से
और 1919 में वो बनी थी, 13-14 साल के अंदर सारा कुछ पता चल गया उन्हें। तो वो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है लीग ऑफ नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस पे बात करते हैं, जनरल असेंबली। नंबर 1 लिखिए जरा इसके कुछ पॉइंटर्स, मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए जनरल असेंबली नंबर 1, there are 193 member states of the general assembly, 193 member states of the general assembly. Number 2, all the members of general assembly are by default the members of United Nations. All the members of General Assembly are by default the members of United Nations or vice versa. कोई भी, all the members of United Nations are by default the members of जो है वो General Assembly. अब इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, इसलिए आप अपने नेशनल असेंबली का या सेनेट का अपना अंदाजा लगाएं। आपके टोटल मेंबर्स हैं असेंबली में 342, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है वो 10 लोग हैं, 10 मेंबर्स हैं उसके, राइट। आपकी जो दूसरी जजेस वाली कमेटी है उसमें 15 लोग हैं, आपकी जो इलेक्शन कमीशन की कमेटी बनती है उसके अंदर 8 लोग होते हैं। तो आगे मजीद डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट कमेटीज में। इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर हैं। तो हमें कैसे पता चला कि यूएन के ओवरऑल कितने मेंबर हैं? तो जितने मेंबर जनरल असेंबली में बैठेंगे उतने ही मेंबर यूएन के होंगे, या जितने मेंबर यूएन के होंगे वो सारे के सारे जनरल असेंबली में जरूर बैठेंगे। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली, और ऑल द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। क्लियर हो गया जी? पॉइंट नंबर 3, 2/3 majority of the members, 2/3 majority of the members present and voting, 2/3 majority of the members present and voting is needed. 2/3 majority of the members present and voting is needed to pass any topic of debate. 2/3 majority of the members present and voting is needed to pass any topic of debate. Right? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्गुमेंट। 2/3 majority of the members present and voting का इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट क्यों है? We don't need a 2/3 majority of 193 states. We need a 2/3 majority of the members present at that time. हर जगह ऐसा ही होता है। आपको 2/3 मेजोरिटी 342 की नहीं चाहिए अपनी नेशनल असेंबली में, आपको 2/3 मेजोरिटी उतनों लोगों की चाहिए जितने बैठे हुए हैं वहां पर, वरना 2/3 कभी भी ना मिले आपको। आपने कभी भी नहीं देखा होगा 342 बैठे हुए अपने नेशनल असेंबली के अंदर, फिर तो कभी भी 2/3 मेजोरिटी ना मिले। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त 193 में से 180 लोग बैठे हुए हैं जनरल असेंबली में, तो 180 का 2/3 चाहिए होगा, 193 का नहीं चाहिए होगा 2/3। तो 2/3 majority of the members present and voting is needed to pass any topic of debate in the general assembly, while only simple majority ब्रैकेट में लिख दें 51%, while only simple majority is needed to pass any resolution, while simple majority is needed to pass any resolution। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 टॉपिक्स हैं डिस्कस करने को, एक टॉपिक है पैलेस्टाइन और एक टॉपिक है कश्मीर। आप सबसे पहले टॉपिक को फाइनलाइज करते हो कि हमने कौन सा टॉपिक जो है डिस्कस करना है, उसके लिए वोटिंग होती है, और जिस टॉपिक को 2/3 मेजोरिटी मिलती है वही टॉपिक डिस्कस होता है पहले। तो यू नीड अ 2/3 मेजोरिटी टू फाइनलाइज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, और जब वो टॉपिक फाइनलाइज हो जाता है उस पर रेजोल्यूशन बनती है, उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 51%। तो 51% आपको मिल गई तो रेजोल्यूशन पास हो गई। क्लियर हो गया आर्गुमेंट? आगे चले, नेक्स्ट आर्गुमेंट। सर वो 51% के प्रेजेंट मेंबर्स की होगी ना? एब्सोल्युटली, जितने भी हमेशा से ऐसे ही होता है, प्रेजेंट मेंबर्स जितने। सर वो बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है वो डिफरेंट है, जनरल असेंबली का ताल्लुक नहीं है उसके साथ, वो मैं बताऊंगा सिक्योरिटी काउंसिल में जब जाऊंगा। पॉइंट नंबर 4 जी, the president of the general assembly
is elected for a period of 1 year. The President of the General Assembly is elected for a period of 1 year. क्लियर हो गए? 4 पॉइंट पूरा हो गए कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके पास, ये जनरल असेंबली का थोड़ा सा प्रोसेस आपको अल्टीमेटली जो है ऊपर वाला ये समझा दे। ये आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा, बाकी जो इसकी पावर्स हैं उसको हम और फंक्शंस जो हैं बाकी मजीद उसको हम डिटेल में करेंगे। कौन इसको सेलेक्ट करता है? क्या मेंबर्स कौन करके सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को? क्या तरीका है सिलेक्शन? वोटिंग के लिए जरिए वो जो आपके पास मेंबर्स बैठे होते हैं जनरल असेंबली के, दे इलेक्ट देम। इलेक्ट की बात होती है ना, इलेक्ट में वोटिंग ही होगी ना। कोई भी कंट्री का हो या सर वो रोटेशन होती है, कंट्री पे रोटेशन होती है। सर नॉमिनेट कैसे? रोटेशन कोई भी नहीं होती, आपके पास नॉमिनेशंस आती हैं और नॉमिनेशंस में कोई भी आ सकता है। 2006 के अंदर जब बान की मून जो थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो है वो लड़ रहे, ये तो मैं सर प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली की बात कर रहा हूं ना, वो ओवरऑल सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन का इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो उनके मुकाबले के अंदर कौन लड़ा था इलेक्शन? शशि थरूर, इंडियन पॉलिटिशियन। कोई भी लड़ सकता है मुकाबले के अंदर, कोई भी नॉमिनेशन आ सकती है। आपको वोट चाहिए, वो आपको जहां आपको वोटिंग होगी जनरल असेंबली के अंदर ही। मगर तब एशियन रीजन की बारी थी और एब्सोल्युटली वो बारी, इसलिए तो शशि थरूर और बान की मून थे ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो सारे के सारे उसके अंदर मौजूद है। वो रीजन्स में से आ जाते हैं, लेकिन नॉमिनेशन कोई भी कर सकता है, अपनी कोई भी नॉमिनेशन दे सकता है। जरूरी नहीं कि स्टेट अपनी नॉमिनेशन देगी। सेक्रेटरी जनरल तो इंडिविजुअल भी आ सकता है ना, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल बंदा होता है। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो स्टेट होती है, वो कोई भी आ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है जनरल असेंबली के अंदर, उसके लिए कोई मतलब प्री रिक्विजिट नहीं होता। ये समझ लगी आपको? ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसका। अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके जनरल असेंबली के 6 सब कमेटीज हैं जी इसकी। There are 6 sub-committees of the General Assembly. Number 1, उसे कहते हैं DISEC, Disarmament and International Security Committee. Disarmament and International Security Committee. क्लियर हो गए? कभी कभार आपको जब अगर आप जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशंस का कोई रेजोल्यूशन देखें तो रेजोल्यूशन के ऊपर कभी कभार ये नाम नहीं लिखा होता, नाम लिखा होता है GA1, इसको GA1 भी कहते हैं, जनरल असेंबली फर्स्ट कमेटी। GA1 डाइसेक कह लें या GA1 कह लें, एक ही बात है। अगर वहां पे डाइसेक नहीं लिखा हुआ, GA1 लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी की रेजोल्यूशन है और ये डील ही करेगी डिसआर्मामेंट ऑफ वेपन्स को, और इसको डील कर रही होगी। आप रेजोल्यूशन खोल के देख लें, वो वेपन्स को ही डील कर रही होगी पूरी की पूरी रेजोल्यूशन, क्योंकि वो है ही GA1 की, और GA1 डील ही डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी को करता है। नंबर 2, इकोफिन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, GA2, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, ये GA2 है। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिसआर्मामेंट को डील करती है आपकी फर्स्ट कमेटी। ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को डील करती है। जितनी भी आपके पास ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सारे के सारे जो आते हैं वो अल्टीमेटली फिर आपके पास इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो डील कभी कभार इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी को उसके बिहाफ पे करना। नंबर 3, इसे कहते हैं सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कमेटी, SOCHUM। सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कमेटी, जितने भी सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं दुनिया के, वो डील होते हैं इस कमेटी में, जिसको GA3 भी कहते हैं। ये समझ लगा? ये नंबर 3 सोशल, कल्चरल। सर जितने भी न्यूक्लियर सैंक्शन लगते हैं किसी कंट्री के ऊपर, ये GA1 के थ्रू लगते हैं? GA1 लगाता नहीं है। GA1 रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को कि दिस इज माय फाइंडिंग एंड दिस इज अप टू यू, व्हाट यू हैव टू डू। जनरल असेंबली फिर वो रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भेजता है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास इंप्लीमेंटेशन की पावर है, जनरल असेंबली के पास नहीं। तो वो रिकमेंडेशन तो जरूर आती है यहां से, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक उसको सिक्योरिटी काउंसिल इंप्लीमेंट नहीं करता। वो सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग में आपको बताता है। ये 3 समझ आ गए? नंबर 4 जी, इसे कहते हैं स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी। स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी,
GA4 स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी। जितने भी आपके पास इश्यूज आते हैं नॉन गवर्नेबल टेरिटरीज के, वो टेरिटरीज गवर्न नहीं हो पा रही और सारी की सारी चीजें अगर वो यूनाइटेड नेशंस के पास आती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल था, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल डील करता था उन टेरिटरीज को जो कि नॉन सेल्फ गवर्नेबल होती थी। तो उनके लिए रिकमेंडेशंस, जब आपके पास स्पेशल पॉलिटिकल कोई इश्यूज हैं, कॉलोनाइजेशन के कोई इश्यूज हैं, कोई स्टेट्स नॉन सेल्फ गवर्नेबल हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको डील करता है स्पेक्टो। कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के, बिल्कुल आते हैं इसमें, लेकिन वो डिपेंड करता है ना। अगर आर्मामेंट के रिलेटेड हो तो डैसिक में चले जाएंगे, अगर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल के उसमें चले जाएंगे, डिवाइड हो जाती है। अगर टेरिटरी के, हाँ वो तो इसमें आ जाते हैं टेरिटरी के रिलेटेड। GA4 क्लियर हो गया जी। पांचवी कमेटी है इनकी बजटरी कमेटी। बजटरी कमेटी, इसको GA5 भी कहते हैं। बजटरी कमेटी यूनाइटेड नेशंस का जो ओवरऑल बजट है अपना, वो डील करती है बजटरी कमेटी कि अच्छा जी सिक्योरिटी काउंसिल को कितने पैसे जाएंगे, जनरल असेंबली के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी होगी, डेवलपमेंटल सेक्टर में कितने पैसे लगेंगे, इनकी ओवरऑल वर्किंग, सर्विस सेक्टर में क्या कुछ जाएगा, बजटरी कमेटी। ये सेम वही समझ लें कि आपके मुल्क में जब बजट आता है कि जी हेल्थ के पास कितना जाना है, एजुकेशन के पास कितना जाना है, वो सारे का सारा कौन डील करता है? बजटरी कमेटी इसको डील करती है। एंड नंबर 6 इज लीगल कमेटी। GA6 लीगल, जो जितने भी लीगल इश्यूज हैं वो डील करती है आपकी GA6 लीगल प्रॉब्लम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटीज नहीं हो रही, कोई लीगल प्रॉब्लम्स है, लॉ का कोई इशू है, अगर आप कोर्ट में नहीं लेकर जाना चाहते, सिर्फ कोई एडवाइजरी ओपिनियन चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रही आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि क्या ये वैलिड है इनवैलिड है, तो उसके लिए लीगल कमेटी आपकी हेल्प कर देती है कि दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू। कंसल्टेशन होगी और कुछ नहीं होगा। होता है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल लॉ को आपने कोडिफाई करना है, कोडिफिकेशन करनी है इंटरनेशनल लॉ की, न्यू इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो रहा है, कोई नया लॉ आपने बनाना है, वो लीगल कमेटी करती है। कोई नई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना लॉ के अंदर, कोई नया, जिसमें आपके पास पार्लियामेंट है, वो अमेंडमेंट कर देती है, कोई चीज कर देती है, वो लीगल कमेटी करेगी ना अमेंडमेंट उसके अंदर, तो लीगल कमेटी लॉ में अमेंडमेंट कर देती है, चार्टर में अमेंडमेंट कर देती है। ये GA6 है आपके पास। ये 6 इसके बेसिकली आपके पास क्या आते हैं, लॉ कमीशन है, वो भी लीगल कमेटी के अंदर बनती है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन एक सेपरेट बॉडी है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन जस्ट डील्स विद कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, वो सेपरेट है, वो लीगल कमेटी में नहीं आता। लेकिन हाँ, लीगल कमेटी इंटरनेशनल लॉ कमीशन कैन हैव अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये समझ लगी 6 चीजें, 6 इसकी कमेटीज आती हैं सारी की सारी। सर चलिए, आपने इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल पहले भी बताया, गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पे भी इसका एक सब कमेटी भी है जनरल असेंबली। दो जगह की क्या जरूरत है? ये सोशल इश्यूज को डील करती है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। वो जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी है वो सिर्फ हेल्प करती है चीजों को। तो नीचे वाली सोशल भी है। सोशल कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कमेटी है जो सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है। ये जो है इसके पास इम्प्लीमेंटेशन की पावर है ना, वो तो रिकमेंडेटरी बॉडी है ना सिर्फ। जनरल असेंबली की कोई रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती, ये तो रिकमेंडेटरी बॉडीज है सिर्फ कि भाई ये रिकमेंड कर लें, ये सारा कुछ कर लें, इस तरह हम इंप्लीमेंट कर लें। उनकी इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है? इन बॉडीज ने। इंप्लीमेंटेशन के लिए सेपरेट बॉडीज है ना, वो वही, उनके पास इंप्लीमेंटेशन की पावर नहीं है जनरल असेंबली के पास। मैं एग्जांपल देता हूं आपको उसकी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर रहा था। सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन वीटो हो गई, जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने प्रेजेंट की। पाकिस्तान वाज द स्पॉन्सर ऑफ द रेजोल्यूशन। It was passed. 128 states voted in favor of Pakistan's resolution that United States of America cannot shift the embassy. They must not shift the embassy to Jerusalem. कर ली उन्होंने शिफ्ट, कर ली। क्यों? सिक्योरिटी जनरल असेंबली रेजोल्यूशन बाइंडिंग तो नहीं होती, ये तो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडीज होती हैं जो रिकमेंड करती हैं। बाइंडिंग तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल और ICJ वाली साइड, इनके पास तो बाइंडिंग पावर नहीं होती, ये तो रिकमेंडेटरी बॉडीज है। और वो रिकमेंडेशन आप इंप्लीमेंट करें या ना करें, आपका प्रोग्रेटिव होता है, तो आपको सोल्यूशन देते हैं। जी, कोई भी रेजोल्यूशन इन कमेटीज के थ्रू जाएंगी, अगर आपने कुछ भी वोट करना है तो जनरल असेंबली के थ्रू उनके पास जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपनी पावर है, ICJ के पास अपनी पावर है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हर एक के पास अपनी अपनी पावर है। जितना भी मसला इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड होगा वो हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा। कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा,
जनरल असेंबली में सिर्फ तकरीरें होंगी, डिस्कस सिक्योरिटी काउंसिल में होगा मसले का हल, राइट। आईसीजे में वो उसका लीगल प्रॉब्लम्स को लेकर जाएंगे। इनके पास सेपरेट पावर्स हैं, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडीज हैं, सिर्फ कि अगर आप रिकमेंडेशन चाहते हैं इनके ऊपर तो वो रिकमेंड कर देती हैं कि ये रिकमेंड कर लें आप, वो अपनी अगर रेजोल्यूशंस देंगी तो इंप्लीमेंट भी खुद ही करेंगे। इनके पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं जनरल असेंबली के पास। क्लियर होगा यहां तक? आगे लिखें जी, पावर्स ऑफ जनरल असेंबली। पावर्स ऑफ द जनरल असेंबली, मैं आपको इसमें ये समझा देता हूं पावर्स ऑफ द जनरल असेंबली के अंदर। देखिए जी, पहली पावर है इनकी डेलिब्रेटिव पावर्स। डेलिब्रेटिव पावर्स, अब इस बात को जरा थोड़ा सा गौर से सुनना है। डेलिब्रेटिव पावर्स, जनरल असेंबली के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो किसी एक इशू को टेकअप कर सकती है, डिस्कस कर सकती है, सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकती है और रेजोल्यूशन पास कर सकती है। उसकी इंप्लीमेंटेशन जनरल असेंबली का काम नहीं है, उनकी पावर में नहीं आता। ये जो प्रोसेस है ना, टेकिंग अप ऑफ अ मैटर, डिस्कसिंग दैट मैटर, रिकमेंडेशन ऑफ द सॉल्यूशंस एंड पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन, इस सारे प्रोसेस को डेलिब्रेटिव पावर है कि इनके पास सिर्फ पावर टेकअप करने की है, डिस्कस करने की है, सॉल्यूशन रिकमेंड करने की है, रेजोल्यूशन पास करने की है। उसके बाद बाकी इंप्लीमेंटेशन की पावर दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल के पास, राइट। तो डेलिब्रेटिव पावर्स लिखें, दैट द जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर, recommend solutions to the problem and pass a resolution This is called deliberative power of general assembly. This is called deliberative power of general assembly. Clear? Point number 2, it is noteworthy that implementation of these resolutions is not the power of the General Assembly. It is noteworthy that implementation of these resolutions is not the power of General Assembly. That is why the resolutions of the General Assembly are legally not binding, but morally binding. Are legally not binding but morally binding. ये मैं morally binding क्यों कह रहा हूं, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यूनाइटेड किंगडम के जो लॉज हैं उनके मुताबिक रेफरेंडम का जो रिजल्ट आता है वो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम पर बाइंडिंग नहीं है। जिसने यूके का लॉ पढ़ा है उसको ये चीज पता हो, रेफरेंडम का रिजल्ट जो यूके के अंदर आता है वो लॉज ऑफ द यूके के मुताबिक पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ब्रेक्जिट के अंदर जो उनके पास रेफरेंडम हुआ, उन्होंने उसके बाद ब्रेक्जिट कर दिया। क्यों? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम सेड that even though it is not binding, but if the majority of the people want something, why don't we do it? वो morally तो binding है ना, कि majority चाह रही है। लीगली तौर पे नॉट बाइंडिंग है, लेकिन मॉरली तौर पे वो बाइंडिंग होता है। तो आप उसको फॉलो कर ले या ना करें तो बाइंडिंग आपके ऊपर लीगली नहीं है, लेकिन मॉरली तो आपका फर्ज बनता है ना कि जी मेजॉरिटी वांट समथिंग एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग दैट। तो ये चीज आपके पास मॉरली और लीगली के अंदर आ जाती है। क्लियर हो गया जी? आगे आते हैं फाइनेंशियल पावर्स। Any questions? No? Financial powers. यूनाइटेड नेशंस के भाईजान जो भी खर्चा है यूनाइटेड नेशंस का अपना जाती, जो आपको मैंने बताया, जो उनके पास बजटरी कमेटी इसको डील करती है, तो फाइनेंशियल पावर्स जो है ना यूनाइटेड नेशंस के पूरे ओवरऑल वो सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली के पास, राइट? तो लिखिए जरा इसको, द जनरल असेंबली डील्स विद the entire financial functions. The General Assembly deals with the entire financial functions of the United Nations. सवाल ये है कि पैसा आता कहां से? ये जो 193 मेंबर स्टेट्स है ना, ये कंट्रीब्यूशन करती हैं अपना
कैसे कंट्रीब्यूशन करती हैं? हर स्टेट का जो टोटल जीएनपी होता है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन आती है। हर स्टेट एक अमाउंट नहीं प्रेजेंट करती। हो सकता है इस साल उन्होंने कोई और एक अमाउंट दी हो, अगले साल कोई और हुई हो, क्योंकि उनका जीएनपी चेंज हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बेस के ऊपर आपका पैसे जो है डिवाइड होते हैं, या आप टोटल ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूं उसकी। 36 बिलियन यूएस डॉलर्स का बजट था 2018 का, यूएन का 36 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये सारे का सारा फिर डिवाइड हुआ 193 स्टेट्स में। उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की उसके अंदर, और वो टोटल डिपेंड करता था टोटल जीएनपी ऑफ द स्टेट्स के ऊपर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट्स के ऊपर। वो डिपेंड करता, थोड़े थोड़े पैसे डिवाइड हो जाते हैं जितने ओवरऑल बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर हो गया जी? पॉइंट नंबर 2 देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बल्कि आप ये लिख लें जो हम अभी बात कर रहे थे, द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल असेंबली, द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल असेंबली is done by the member states, depending upon their gross national product, every year. Clear? Point number 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनेंशियल के अंदर, according to article 19 of the UN Charter, according to article 19 of the UN Charter, if a state fails, देखें जी, if a state fails to contribute financially to the General Assembly, if a state fails to contribute financially to the General Assembly, and the unpaid amount becomes equivalent to 2 years, and the unpaid amount becomes equivalent to 2 years, the membership of that state will be suspended for 2 years. The membership of that state will be suspended for 2 years. अगर आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएन को ना कर सके और आपके अनपेड एरियर्स जो हैं वो 2 इयर्स के इक्विवेलेंट हो गए, तो आपकी मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 2 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन नहीं की। आज तक सिर्फ एक स्टेट ऐसी रही है जिसपे ये टाइम आया था, और हुआ कभी भी नहीं, सस्पेंड कोई स्टेट नहीं हुई। एक स्टेट ऐसी जिसपे टाइम आया था, वो स्टेट थी सीरिया लियोन, जो अफ्रीका की। उसकी क्योंकि उन्होंने कहा जी आपने कंट्रीब्यूशन नहीं की, उन्होंने कहा जी हमारे अपने फाइनेंशियल रिसेशन चल रहा है अपने मुल्क के अंदर, तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने अपना प्रेरोगेटिव यूज करते हुए उनको वो माफ कर दिया। तो फिर आज तक कभी ऐसा मौका तो नहीं आया कि फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन ना करने की वजह से कोई सस्पेंड हुआ हो, लेकिन प्रोविजन जरूर मौजूद है कि ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। जो बजट है, हर जो कंट्री वो अपने जीएनपी के मुताबिक कंट्रीब्यूट कर दे, लेकिन बजट पूरा ना हो रहा हो, फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता। आप बजट को डिवाइड ही ऐसे करते हो कि जीएनपी के मुताबिक आप उसको डिवाइड कर देते हो। अब एक स्टेट की जीएनपी फॉर एग्जांपल 4% है, जो भी कर लो, आप कंट्रीब्यूशन कर लेते हो, अच्छा 4 के हिसाब से इतना बनता है, इसका बजट उस पर डाल देते हो। आप डिवीजन को चेंज कर देते हो ना कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अच्छा आप इसका जीएनपी इतना जा रहा है तो उसका बजट इतना कर दो, इसका जीएनपी इतना, टोटल डिवाइड ही उस पर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल स्टेट्स ही दो हैं, एक का जीएनपी है 10, एक का है 5, बजट आपका 36 बिलियन यूएस डॉलर्स, 10 का हिसाब 36 के हिसाब से बना लो कितना बनता है। फॉर एग्जांपल 20 बिलियन डॉलर 10 वाला पे करेगा, 16 बिलियन डॉलर 5 वाला पे करेगा। इस हिसाब से डिवीजन हो जाती है आपकी। क्लियर हो गया फाइनेंशियल वाला? पॉइंट नंबर 3, सुपरवाइजरी फंक्शंस। नंबर 3 है जी इसका सुपरवाइजरी फंक्शंस, सुपरवाइजरी पावर्स। आप में से किसी ने कोई एमफिल किया हो, पीएचडी की हो, मास्टर्स में कोई थीसिस लिखा हो, ये आप इस बंदे के नाम से जरूर वाकिफ होंगे, सुपरवाइजर। ये एक कैफियत का नाम है जो किसी भी इंसान पर तारी हो सकती है किसी को, क्योंकि ये आपकी किसी भी रिसर्च से ये खुश नहीं होता। इसको हमेशा आपकी किसी हर रिसर्च के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर लगती है।
और खुद कुछ नहीं करता, सारा काम आपने करना होता है और बाकी सिर्फ ये बाकी सबको सुपरवाइज करता है। यही काम जनरल असेंबली का भी है, ये सबकी सुपरवाइजर है ऑल अदर ऑर्गन्स की, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोनॉमिक एंड ट्रस्टी, ये सारे खुद इनका काम सिर्फ रिकमेंडेशन देना है, काम इंप्लीमेंटेशन का इन्होंने करना है, लेकिन सुपरवाइजर भी यही है ओवरऑल इनका। तो जनरल असेंबली एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द जनरल असेंबली सर्व्स as the supervisor of all other organs of the United Nations. It is noteworthy, point number 2, it is noteworthy that the ECOSOC and Trusteeship Council, the Economic and Social Council and the Trusteeship Council, ये दो जो हमने लिखे, it is noteworthy that the Economic and Social Council and the Trusteeship Council work directly under the General Assembly. Work directly under the General Assembly. While the Security Council and ICJ, it is noteworthy that Economic and Social Council and Trusteeship Council work directly under the General Assembly, while the Security Council and the International Court of Justice provide annual reports, while the Security Council and ICJ provide annual reports of their findings and work to the General Assembly. ठीक हो गया? ये दोनों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल तो डायरेक्टली अंडर काम करती है ना जनरल असेंबली के। ये जो ऊपर वाली दो हैं आईसीजे और इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या करती हैं? ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं जनरल असेंबली को, हमने पूरे साल में ये काम जो है वो किया। फिर सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंट है, सेक्रेटेरिएट किसी के अंडर काम नहीं करता, उसका इंडिपेंडेंट इदारा है सेक्रेटेरिएट। सुपरवाइजरी फंक्शन समझ आ गई। नंबर 4 है जी इलेक्टिव पावर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्टिव पावर्स। 6 हैं जी इलेक्टिव पावर्स जनरल असेंबली की, 6 इलेक्टिव पावर्स। सबसे पहली इलेक्टिव पावर क्या है सुनिए, अगर कोई न्यू स्टेट इंडक्ट करनी है जनरल अपना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इफ अ न्यू स्टेट हैज टू बी इंडक्टेड इन यूएन, करता कौन है? जनरल असेंबली। 193 स्टेट्स हैं इस वक्त मौजूद। लास्ट स्टेट जो आई थी वो साउथ सुडान थी 2011। उसके बाद हमारे पास अभी तक कोई स्टेट न्यू ऐड नहीं हुई इन द जनरल असेंबली, और अगर ऐड होगी तो करेगा कौन? जनरल असेंबली। तो ये इसकी पहली इलेक्टिव पावर। क्लियर? नंबर लिख लीजिए। नंबर 1, the induction of a new state, the induction of a new state in the United Nations, the induction of a new state in the United Nations is done by the General Assembly, is done by the General Assembly with the recommendation of the Security Council, with the recommendation of the Security Council. Clear हो गया? Point number 2, suspension of the membership of any state, suspension of the membership of any state from the United Nations is done by the General Assembly with the recommendation of Security Council. Is done by the General Assembly with the recommendation of the Security Council. Clear हो गया जी? Point number 3, कोई भी नहीं, मैं बोलता हुआ कोई भी नहीं है, पावर है। सीरिया लोन बेचारे होने लगे थे, हुए नहीं, लेकिन आज हुआ कोई नहीं। नंबर 3, expulsion of any state, expulsion of any state from the United Nations, expulsion of any state from the United Nations is the power of the General Assembly with the recommendation of Security Council, is the power of the General Assembly with the recommendation of the Security Council। 3 चीजें हो गई हैं। अब जरा इस तीनों चीजों को कलेक्टिवली एक बात लिख लें जो आप साइड पे लिख दें।
all these functions, all these three functions, ये लिख दें, all these three functions require 2/3 majority. All these three functions require 2/3 majority of the members present and voting. All these three functions require 2/3 majority of the members present and voting. क्लियर हो गया जी? 3 पॉइंट क्लियर हो गए. पॉइंट नंबर 4,